अगर आपका पेपर 2 में टारगेट है 80 प्लस MCQs का, तो डेली वीडियो PDF नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए। ऐतिहासिक युग कौन सा है? ये कौन सा युग है? ये वो युग है जहाँ पे कोई राजा महाराजा नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। तो इस इतिहास का हमें पता कैसे चला? इसका हमें पता चला टूल से, यानी कि जो उपकरण उस समय जो इस्तेमाल होते थे। जैसे देखिए, खुदाई करते समय मिट्टी के बर्तन निकले, कुछ पत्थर के हथियार निकले, कुछ ऐसी चीज़ें निकली जिससे हमें इस युग का पता चला। यानी कि राजा महाराजा नहीं थे, तो जो उपकरण थे उससे हमें प्राग ऐतिहासिक काल का या युग का पता चला। तो ये वो कंडीशन है जब जो प्राचीन इतिहास है उससे पहले वाला युग, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है उससे पहले वाला युग है, उसे प्राग ऐतिहासिक युग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूर्व इतिहास का विचार मुश्किल से 200 साल पुराना है। देखिए 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना कैसे है, पूरा जानते हैं। देखिए, इतिहास से पहले का शब्द है यह 1833 में एम टर्नल द्वारा इस्तेमाल किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो प्राग ऐतिहासिक युग जो शब्द है, यानी कि जो प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक जो वर्ड है, जो शब्द है, ये सबसे पहले 1833 में इस्तेमाल किया था एम टर्नल ने। डॉक्टर प्रिमोसेक, यहाँ पे प्रिमरोज भी आ सकता है, प्रिमोसेक भी है। प्रिमरोज जो है, उन्होंने 1842 में कर्नाटक में लिंगसगूर नामक स्थान पर प्राग ऐतिहासिक औजार की खोज करके भारतीय पूर्व इतिहास को फिर से परिभाषित किया। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा यहाँ पे ये है कि देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक जो शब्द है वो सबसे पहले एम टोनल ने इस्तेमाल किया 1833 में। फिर इसके ठीक 9 साल बाद डॉक्टर प्रिमोसेक ने या डॉक्टर प्रिमरोज ने कर्नाटक के लिंक्सगूर नामक स्थान पर जो प्राग ऐतिहासिक औजार थे, यानी कि जो प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक समय के जो औजार थे, जो पत्थर, जिसमें पत्थर के चाकू और तीर के सिर क्या है, जो तीर का होता है, जो जो त्रिकोण वाला जो हिस्सा होता है, जो आगे वाला, ठीक है, वो मिले थे। उससे इस प्राग ऐतिहासिक युग का पता लगाया जा सका। यानी कि ठीक आज से 200 साल पहले प्राग ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनकी खोज की गई, इससे इस युग का पता चला। तो इसका शब्द दिया था एम टोनल ने। तो इसके जो औजारों की खोज की थी वो की थी डॉक्टर प्रिमरोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंक्सगूर नामक स्थान पर। अब देखिए, यहाँ पे आए हैं कि रॉबर्ट ब्रूस एक अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय प्राग ऐतिहासिक के बारे में हमारे ज्ञान को समृद्ध किया, जब उन्होंने दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज की और पाषाण कलाकृतियों का संग्रह किया। अब देखिए, इन दोनों के अलावा जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो कौन थे? वो थे जिन्होंने प्राग ऐतिहासिक जो प्री हिस्ट्री है, जो प्राग ऐतिहासिक युग है, जो काल है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा नॉलेज प्रदान की। क्योंकि देखिए कि सबसे पहले जिन्होंने वर्ड दिया, फिर उसके बाद प्रिमोसेक या प्रिमरोज ने उसकी खोज की। तो रॉबर्ट ब्रूस ने प्राग ऐतिहासिक स्थलों की बहुत ज़्यादा खोज की, जगह जगह पर खोज की, जिससे हमें पाषाण युग की कलाकृतियाँ और मिली। आप देखिए कि अगर किसी जगह पर प्राग ऐतिहासिक चीज़ के बारे में जैसे कोई खुदाई हो गई तो उसे जारी रखा गया, तो जगह जगह पे इतनी खोज कर दी गई कि हर जगह से, जो साउथ इंडिया है, हर जगह से तकरीबन वहाँ से प्राग ऐतिहासिक युग के उपकरण निकलने लग गए, जिससे क्या है कि हमारा जो ज्ञान है वो और समृद्ध होता गया। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि रॉबर्ट ब्रूस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्राग ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा खोजा और उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया। ये शुरुआती प्रयास भारत को दुनिया के प्राग ऐतिहासिक मानचित्र पर नहीं रख सकते। अब देखिए, ये जो शुरुआती प्रयास थे, यानी कि शुरुआती प्रयास कौन से थे कि कभी किसी ने आके जो है, कभी किसी ने आके खोज की, फिर कभी किसी ने आके खोज की। तो वो देखिए कि जो शुरुआती प्रयास थे, शुरुआती प्रयास क्या है कि जब कुछ समय में थोड़ी थोड़ी जगह पर प्राग ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनका पता लगाया जा सकता था। अब देखिए, इन्हें हम वर्ल्ड के जो मैप पर नहीं रख सकते थे, पर लेकिन 1921 में सर मॉर्टिमर व्हीलर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत के संपूर्ण पूर्व ऐतिहासिक संस्कृति अनुक्रम के बारे में ज्ञान हो गया, जिसने भारत को प्राग ऐतिहासिक के विश्व मानचित्र पर धूमिल कर दिया। अब देखिए, ऐसा है कि देखिए वर्ल्ड में भी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड है। जब इंडिया में प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक युग की जब शुरुआत की गई, ठीक है, यानी कि इंडिया में जब भारत में प्राग ऐतिहासिक जो युग था, जब इसकी खोज की गई, तो
उसे जो वर्ल्ड का जो प्रागैतिहासिक है, ठीक है, तब उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो सर मॉर्टिमर व्हीलर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्रागैतिहासिक को दुनिया के प्रागैतिहासिक जो मैप है, जो मानचित्र है, उसे उसमें रखवा दिया। ठीक है, जैसा कि शुरुआती आदमी का संबंध है। शुरुआती आदमी क्या है कि जब देखिए कि इंसान दुनिया में पहली बार आया था, या दुनिया में इंसान की जब उत्पत्ति थी, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में। पूरे उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला, लेकिन उसकी उपस्थिति का संकेत लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व के पत्थर के औजारों से है। अब देखिए ऐसा है कि दुनिया में आदमी की शुरुआत, जो व्यक्ति है उसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, पर इससे यह संकेत लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति है दुनिया में पहली बार, वो 2.5 लाख ईसा पूर्व आया था। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय जो पत्थर के औजार थे तब वो मिले थे, यानी कि आज से अगर 2.5 लाख साल पहले हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे इंसान था, हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे पत्थर के औजार थे। अब देखिए जो पत्थर के औजार है वो तो व्यक्ति बनाएगा अपने इस्तेमाल के लिए। इसका मतलब अगर वहाँ पे व्यक्ति के बारे में कोई इसका कंकाल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, कोई इसका सबूत नहीं मिला, पर उसके पत्थर के जो औजार पाए गए, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो वो पत्थर के औजार थे वो व्यक्ति ने बनाए थे, वो आदमी ने बनाए थे, जिससे 2.5 लाख ईसा पूर्व जो आदमी वहाँ मौजूद हो सकता था। तो भारत में मानव गतिविधि के शुरुआती निशान दूसरे हिम नदी काल में, यानी कि ये कौन सा दूसरा हिम नदी कौन सा, देखिए सबसे पहले क्या था, आइस एज आ गया था। जो इंसान था उसकी जो आबादी थी, उसकी जो जनसंख्या थी, उसकी ना बढ़ने का सबसे कारण ये था कि उस समय हिम युग था, हिमनद युग था, यानी कि आइस एज था। ठीक है, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि इंसान गुफा के अंदर रहता था, बाहर निकलता नहीं था, जिससे उसकी जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ नहीं पाई। ठीक है, यानी कि जो भारत है, भारत में जो मानव गतिविधि है उसके जो शुरुआती निशान हैं वो कहाँ से मिले, वो दूसरे हिम नदी काल में मिलते हैं। ठीक है, वो मिलते हैं 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच में। यानी कि 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व की बात करें तो इसके बीच में क्या है, इसमें भारत में जो मानव गतिविधि है उसके शुरुआती निशान मिलते हैं। अब देखिए अपनी पहली उपस्थिति से लगभग 3000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल पत्थर के औजारों का उपयोग किया। अब देखिए क्या था कि इनकी पहली उपस्थिति, यानी कि जब इंसान आया था तो उसने, आप ये मान के चलिए कि 3000 ईसा पूर्व जो है मानव ने अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए, इनके विभिन्न कार्यों के लिए केवल पत्थर के औजारों का ही उपयोग किया था। ठीक है, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, हर जगह, उस समय देखिए कि लोहे का प्रयोग तो हुआ नहीं था, उसका तो प्रयोग हुआ था बाद में, लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था, है ना, तब तो पत्थर ही थे। तो उस समय देखिए कि मानव जब विभिन्न उद्देश्य करता था, जब उसने शिकार करना था या कुछ भी करता था, तब वो पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। उपकरण खनन परंपराओं के आधार पर इस अवधि को इसलिए पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए पाषाण युग, पाषाण का क्या मतलब है, ठीक है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थर युग। पत्थर युग या पाषाण युग एक ही बात है। ठीक है, पूरा पाषाण युग यानी कि बहुत पुराना, ठीक है, बहुत पुराना पाषाण युग, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो इस अवधि यानी कि जब इंसान 3000 ईसा पूर्व है, आप देखिए कि 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में ये सारा ही है, जो वो पूरा पाषाण युग है, जिसमें आदि मानव के बारे में आपको बताया गया है तकरीबन यहाँ पे। अब देखिए और संपूर्ण पाषाण युग की संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है, यानी कि अर्थात पैलेओलिथिक, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पैलेओलिथिक, यानी कि हिंदी में से कहते हैं पुराना पाषाण युग या पूरा पाषाण युग या प्रारंभिक पाषाण युग। तो मिसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग, और हिंदी में और तीसरा है नव पाषाण युग यानी कि नियोलिथिक। तो इंग्लिश में बात करें तो पैलेओलिथिक, ठीक है, तो हिंदी में बात करें तो प्रारंभिक पाषाण युग। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं, पाषाण, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ था, आइए पूरा चलते हैं, सभी को एक एक करके हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग जो है वो कब से कब तक है, 2.5 लाख से 10,000 तक है, ईसा पूर्व तक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोई भी सन याद नहीं करना, क्योंकि देखिए विभिन्न जो किताबें हैं, अलग अलग प्रकार की जो किताबें हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार से वहाँ पे कालक्रम दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेंगे ये, ठीक है, इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा पाषाण युग की शुरुआत है
उस समय से हुई जब सबसे पहले आदमी ने पत्थर के औजार बनाने की कला सीखी। यानी कि अगर हम पूरा पाषाण युग की बात करते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था, ये तब से माना जाता है जब आदमी ने पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है। जल्द से जल्द आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके सीखने का पता लगाया जा सकता है कि कैसे एक भाला और आग बनाने के लिए उसने ये बनाया। देखिए, जल्द से जल्द आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि यानी कि पहले उसने पत्थर के हथियार बनाए। पत्थर के हथियार बनाने के बाद फिर उसने क्या किया, उसने एक बड़ी कला सीखी। कला क्या सीखी उसने, आग की खोज कर ली और एक भाला बना लिया। ठीक है, भाला होता है ना, जो उसने पत्थर का भाला बनाया जिससे आसानी से शिकार किया जा सके, और साथ में उसने आग की खोज कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, बताइए कि आग की खोज जो है वो कब हुई थी। वो पूरा पाषाण युग में हुई थी। ठीक है, आपको बताइए आग की खोज कब हुई थी कि उसने दो जो पत्थर हाथ में पकड़े हुए थे उसको आपस में टकराने से उसमें से चिंगारी निकली जिससे आग की खोज हो गई। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण युग प्लीस्टोनोसीन काल या हिमयुग में विकसित हुआ था। यानी कि भारत में जो पूरा पाषाण, देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि जो पाषाण युग है वो पूरी दुनिया में भी है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री यानी कि जैसे प्राचीन इतिहास मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पूरी दुनिया का है, वैसा ही इंडिया का भी भारत में भी है। ठीक है, या सिंपल सी बात करें कि अगर हम प्राचीन मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास भारत में पढ़ते हैं तो भारत के देश में ऐसा है। तो इसी से ये पता चलता है कि जैसे हम पूरा पाषाण युग भारत में पढ़ रहे हैं तो बाहर के देश यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी, वर्ल्ड में भी पूरा पाषाण युग है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे भारत में जो पूरा पाषाण युग है वो प्लीस्टोनोसिन काल या हिम युग में विकसित हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो पूरा पाषाण युग है, जो काल है, वो कब विकसित हुआ था। वो हुआ था हिम युग में। गंगा और सिंधु के जलोढ़ भागों को छोड़कर व्यवहारिक रूप से भारत के सभी हिस्सों में फैल गया। अब देखिए जब ये पूरा पाषाण युग था, ठीक है, ये कहाँ का फैला था कहाँ का नहीं था। देखिए गंगा और सिंधु का इलाका यानी कि इंडस वाला इलाका छोड़ दे, ठीक है, इंडस वाला जो एरिया छोड़ दे वहाँ, और गंगा वाला एरिया छोड़ दे वहाँ, अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो भारत के सभी भागों में ये पूरा पाषाण युग था। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि पूरा पाषाण युग था वो किन दो जगह पे नहीं था, गंगा और सिंधु। ऐसे एग्जाम में ट्रिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको आसानी से कराएंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से करिए। और जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है उन्हें हम PDF दे देंगे, जो नहीं ज्वाइन किया है वो साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, उनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखिए, भोजन एकत्रित करना और शिकार करना इस चरण के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यानी कि जो ये चरण था, इस चरण के लोगों का मुख्य कार्य क्या था, भोजन एकत्रित करना और शिकार करना। अब देखिए इंसान क्या करता था कि शिकार करता था जिससे वो, और साथ में क्या था, पेड़ों से कंदमूल खाता था। और पूरा पाषाण पुरुषों ने अपने मृत शरीर को लपेटने के लिए जानवर की खाल का उपयोग करना सीखा। अब देखिए जैसे कोई इंसान डेड हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए क्या करते थे कि शिकार करके जो जानवर की जो चमड़ी थी, जो खाल होती थी, उसको निकाल के उसमें आदमी के जो मृत शरीर को उसमें लपेट दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी यहाँ पे ये बात करते हैं कि अगर उसने मृत शरीर को लपेटना होता था तो वो जानवरों की खाल का इस्तेमाल करता था। तो अगर उसे भोजन वगैरह एकत्रित करना था तब भी वो शिकार पर ही निर्भर रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेड़ों से कंदमूल भी वो खाता रहता था। इस अवधि के दौरान मनुष्य ने अपरिमर्जित खुरदरे पत्थर के उपकरणों का उपयोग किया और गुफाओं में, रॉक शेल्टरों में रहा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो इस दौरान मनुष्य रहता कहाँ था। मनुष्य रहता था रॉक शेल्टर यानी कि गुफाओं के अंदर। ठीक है, यानी कि मनुष्य जो शुरुआती दौर था वो रहता था गुफाओं के अंदर और खुरदरे पत्थर उपकरण का इस्तेमाल करता था। यानी कि जो उसने पत्थर के जो हथियार बनाए थे, जो उपकरण बनाए थे अपने विभिन्न कामों के लिए, तो वो इतने ज़्यादा, ये देखिए कि नुकीले नहीं थे। ठीक है, वो खुरदरे थे यानी कि उसकी कोई शेप नहीं थी। ठीक है, यानी कि जो उसने उपकरण बनाए थे उसकी कोई शेप नहीं थी, कोई ऐसे नहीं थे, वो खुरदरे पत्थर थे और वो गुफाओं के अंदर रहता था। उन्हें कृषि, आग, किसी भी सामग्री के बर्तनों का ज्ञान नहीं था। अब देखिए उन्हें ना तो कृषि का ज्ञान था, ना किसी भी आग की जो सामग्री है उसे किसी का ज्ञान नहीं था। और मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ियाँ, कलीवर, हेलीकॉप्टर, ब्लेड, यहाँ पे फ्रेंड्स चॉपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लीवर है, हेलीकॉप्टर लिख हो गया, ये तो गलत है। यहाँ पे चॉपर आएगा, चॉपर। ठीक है, इसको सही कर लेना आप, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, चॉपर आएगा यहाँ पे। अब देखिए
मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ियों, क्लीवर्स और चॉपर, ब्लेड, स्क्रैपर्स और ब्यूरो का देखिए इस्तेमाल करता था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वो किसका इस्तेमाल करता था, यहाँ पे वो इस्तेमाल करता था, ठीक है, यहाँ पे वो किसका इस्तेमाल करता था, यहाँ पे वो उसे कृषि का ज्ञान नहीं था, उसे आग का ज्ञान नहीं था, उसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ जो उसने हाथ से बनाई रखी थी, जो उसने चॉपर बना रखे थे, जो उसने चाकू बना रखे थे, ठीक है, उसका वो इस्तेमाल करता था, ठीक है। उनके उपकरण एक कठोर चट्टान से बने थे। अब देखिए जो उसने पत्थर के जो हथियार बनाए थे वो एक कठोर चट्टान से बने हुए थे कि ताकि वो पत्थर जल्दी से टूट ना जाए। तो उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था कार्टजाइट कहा जाता था। कार्टजाइट का क्या मतलब है कि जिस चट्टान यानी कि जिस पत्थर से जब इंसान ने अपने उपकरण बनाए थे उसे कार्टजाइट कहा जाता था। और इसलिए पूरा पाषाण पुरुषों को कार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। अब देखिए पूरा पाषाण युग है, उसके जो इंसान हैं जो पुरुष है उसे कार्टजाइट मैन कहा जाता था, क्योंकि देखिए उसने पत्थर के हथियार बनाए थे जिसे कार्टजाइट कहा जाता था, और पत्थर से हथियार बनाने वालों को कार्टजाइट मैन कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि कार्टजाइट जो मैन है वो किसे कहा जाता था, पूरा पाषाण युग के व्यक्ति को या पुरुषों को। देखिए इस चरण के अंतिम में होमोसेपियन दिखाई दिया, पूरा पाषाण व्यक्ति नेग्रिड जाति का था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात है कि जो इंसान था, ठीक है, जो इस चरण में जो इंसान था वो किस प्रजाति का था, वो होमोसेपियन प्रजाति, वो नेग्रिड जाति का था, तो उसे होमोसेपियन। देख फ्रेंड होमोसेपियन है क्या, यहाँ पे जो ह्यूमन है, जो इंसान है, ठीक है, तो उसकी जो प्रजाति है वो होमोसेपियंस है, तो व्यक्ति नेग्रिड जाति का था। नेग्रिड क्या है कि देखिए ये माना गया है कि जो इंसान की जो उत्पत्ति है वो साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका देश से हुई है। यानी कि जब दुनिया में पहली बार इंसान आया था वो अफ्रीका से आया था, अफ्रीका में नेग्रिड जाति के हैं। तो इसी से पता चलता है कि जो पूरा पाषाण व्यक्ति था वो निग्रो जाति का था या नेग्रिड जाति का था, ठीक है। तो उसकी जो प्रजाति थी उसे होमोसेपियन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए बंदर से बने हैं इंसान, ठीक है, जब बंदर से इंसान बने थे वो अपने 4 पैरों से 2 पैरों तक चलने लग गया, ठीक है। तो पहली बार 2 पैरों पे चलने वाला जो इंसान था उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया होमो इरेक्टस। आप लिख लें यहाँ पे होमो इरेक्टस कहा गया, ठीक है। 2 पैरों पे चलने वाले इंसान को होमो इरेक्टस कहा गया, और उसकी जो प्रजाति थी उसे होमोसेपियंस कहा गया। उसकी जो जाति थी वो नेग्रिड जाति थी, क्योंकि सबसे पहले इंसान दुनिया में अफ्रीका से आया था। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए सर रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में क्या किया, मद्रास के पास पहली बार पूरा पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण की खोज की। अब देखिए 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास यानी कि तमिलनाडु, ठीक है, उसके पास जो है वो पूरा पाषाण जो कालीन है, जो पत्थर है, उसके उपकरण की खोज की। यानी कि उस समय जो पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे उसकी खोज की थी सर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास। अब देखिए भारतीय पूर्व इतिहास की खोज को टेरा और पैटरसन के तहत 1935 में येल कैम्ब्रिज अभियान के बाद बढ़ावा मिला। अब देखिए जो भारतीय जो पूर्व इतिहास है उसकी जो खोज है उसे जो टेरा और पैटरसन है उसके तहत क्या है, जो येल कैम्ब्रिज है, ठीक है, येल कैम्ब्रिज है 1935 में, उसके अभियान के बाद बढ़ावा मिला। यानी कि भारत में क्या था, लगातार क्या हो रहा था, यहाँ पे प्राग इतिहास काल के उपकरणों की खोज होती जा रही थी, तो जिसे 1935 में बढ़ावा मिल गया। किसे बढ़ावा मिला, टेरा और पैटरसन के तहत। अब देखिए खोज क्या थी, यहाँ पे मेन खोज थी आग की, यानी कि पूरा पाषाण युग में आग की खोज हो चुकी थी। महत्वपूर्ण स्थल देखिए कौन सा है, सोहन घाटी पाकिस्तान। अब देखिए पूरा पाषाण जो काल है उसके जो स्थल है वो महत्वपूर्ण कौन से हैं, देखिए सोहन घाटी है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सोहन घाटी जो मान के चलिए कि ये सोहन घाटी जो है ये पाकिस्तान में, ये एक नदी का नाम है, यहाँ पे ये उत्तरी पाकिस्तान में नदी का नाम है। ये भीमबेटका जो है भोपाल में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। गोदावरी घाटी जो है, ठीक है, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी वैली जो है महाराष्ट्र में। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक में यहाँ की, यानी कि यहाँ पे क्या है, पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण ये स्थल है। अब देखिए पैलेओलिथिक चरण को यानी कि पूरा पाषाण युग को क्या था, यहाँ पे लोअर पैलेओलिथिक, ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया, लोअर पैलेओलिथिक, मध्य पूरा पाषाण या मिडिल पैलेओलिथिक
और ऊपरी पैलेओलिथिक चरण, ठीक है, अपर पैलेओलिथिक, ठीक है, इसे भागों में बांटा गया। अब देखिए पैलेओलिथिक यानी कि अगर हम बात करें पूरा पाषाण युग की तो वो 2.5 लाख से 10,000 के बीच में है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, पहले लोअर, फिर मिडल, फिर बाद में क्या अपर, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि निचला, मध्य और ऊपरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि लोअर पैलेओलिथिक यानी कि जो निचला चरण था पूरा पाषाण युग का, वहाँ पे क्या था, ये कौन सा समय था, ये था 2.5 लाख से 1 लाख समय के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कुल्हाड़ियाँ हैं, चॉपर्स हैं, ठीक है, चॉपिंग टूल हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मिला है, यानी कि जो मुख्य रूप से जो हाथ से बनाए गए जो पत्थर के जो हथियार थे उसका यहाँ पे प्रमाण मिला है, ठीक है। तो चॉपर वगैरह मिले, चाकू वगैरह काफ़ी कुछ मिला पत्थर का। तो और बर्फ़ के युग से अधिक भाग को कवर करता है। देखिए जो आइस एज की हमने बात की थी कि इंसान की जो जनसंख्या बढ़ नहीं पाई आइस युग के कारण, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो जो निचला जो यानी कि लोअर जो पूरा पाषाण युग है, उस समय में देखिए उस समय में क्या था, उस समय बर्फ़ का युग था। अगर हम बात करें 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में, तो 2.5 लाख से 1 लाख का जो समय था उस समय क्या था, उस समय बर्फ़ का युग था, ठीक है। इस अवधि में जलवायु कम आर्द्र हो गई। देखिए मध्यम पाषाण युग के उपकरण जो है वो फ्लैग उद्योगों पर आधारित थे। उसके बाद ऊपरी पैलेओलिथिक चरण में दफन और स्क्रैपस और एक गर्म और कम आर्द्र जलवायु की विशेषता है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमने यहाँ पे देखा ना ऊपर की 3 भागों में बांटा गया कि लोअर यानी कि निचला, पूरा पाषाण युग था उसमें क्या था, बर्फ़ युग था। फिर मिडल वाला आया, उसमें थोड़ी गर्मी कम और उसमें ठंड कम होती गई। फिर जो ऊपरी यानी कि जो अपर जो मध्य पाषाण युग था उसमें क्या था, उसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इंसान क्या हुआ, इंसान बाहर निकल के आया, यानी कि वो पहले गुफाओं में रहता था, फिर वो बाहर रहने थोड़ा सा बाहर जाके रहने लग गया गुफाओं से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 लाख साल पहले तक बढ़ा हुआ था मध्य पैलेओलिथिक या 40, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे सन दिए हुए हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सोवन और निकटवर्ती बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर यूपी, लोअर पैलेओलिथिक यानी कि निचला पूरा पाषाण से न पाषाण तक की कलाकृतियों का एक क्रम प्रदान करती है। अगर आपको पूरे पाषाण युग की जिसमें तीनों पार्ट कवर हों, जिसमें लोअर है, मिडल है, अपर है, ठीक है, तीनों पार्ट कवर होते हों पूरा पाषाण युग के, तो उस समय की जो कलाकृतियाँ हैं वो एक क्रम में प्रदान की गई हैं। पर किस जगह पे है, वो है बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर, ठीक है। आपको वहाँ पे पूरे पाषाण युग की 2.5 लाख से 10,000 के बीच में जो ईसा पूर्व के बीच में जो कलाकृति थी आपको पूरी लाइन वाइज जो क्रम वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। भीमबेटका पहाड़ी के पास आसपास मध्य भारत में नर्मदा नदी पर होशंगाबाद के पास गुफाओं और रॉक आश्रयों होते हैं, रॉक शेल्टर इनकी गुफाएं, ठीक है, ने पैलेओलिथिक यानी कि पूरा पाषाण निवास स्थान के पास उपज प्राप्त की। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो इंसान था वो कहाँ रहता था, वो रहता था भीमबेटका की पहाड़ियों के पास, जो नर्मदा नदी थी वहाँ पे उसके पास गुफाओं में वो इंसान जो रहता था, ठीक है। अगर हम इस जगह पे जाए तो हमें उस टाइम के इंसान के जो है वो उपकरण दिखाई देते हैं, तो उसका प्रमाण वहाँ पे मिलता है। भीमबेटका में क्या है कि देखिए गुफाओं के अंदर क्या पेंटिंग्स की गई थी, इतने अच्छे रंग वहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे कि इतने हज़ारों साल पहले के रंग आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, इतना अच्छा पेंट था वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए नर्मदा के पास भीमबेटका में गुफाओं से रॉक आश्रयों, यानी कि यहाँ पे गुफाओं की बात की जा रही है जहाँ पे रॉक शेल्टर जहाँ पे इंसान रहता था गुफाओं के अंदर की एक श्रृंखला की खुदाई की गई। यानी कि जो नर्मदा नदी है उसके बाद जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है, जो भीमबेटका है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो गुफाएं हैं उसकी एक श्रृंखला की खुदाई की गई, जिसमें क्या है उस समय के मानव की जो जो उस समय की जो मानव वहाँ पे रहता था उसके बारे में पता चलता है यहाँ पे। मध्य पाषाण युग के दौरान होमो इरेक्टस विकसित हुआ। अब मैंने आपको बताया ना अभी होमो इरेक्टस कौन था, जो सबसे पहले 2 पैरों पर चलने वाला व्यक्ति था, उसकी प्रजाति को होमो इरेक्टस कहा गया। ऊपरी पूरा पाषाण संस्कृति हिम युग के अंतिम चरण से संबंधित है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे अपर पैलेओलिथिक यानी कि ऊपरी पूरा पाषाण संस्कृति की। ये हिम युग का अंतिम चरण था, यानी कि ये आइस एज का अंतिम
चरण था, क्योंकि देखिए ठंड कम होने लग गई, गर्मी थोड़ी सी आने लगी, मौसम में चेंज होने लग गया, तो ये उसका अंतिम चरण माना जाने लग गया। यह संस्कृति उद्योगों में उपस्थिति और होमोसेपियंस या आधुनिक आदमी के द्वारा चिन्हित है। अब देखिए इसमें क्या है, इस संस्कृति में यहाँ पे होमोसेपियंस है और यहाँ पे आधुनिक मानव है। ठीक है, होमोसेपियन मतलब क्या है, आधुनिक मानव। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे बात करते हैं कि पूरा पाषाण युग में क्या था। आग की खोज हो चुकी है, यहाँ पे आइस एज था। ठीक है, इस समय क्या था, होमोसेपियंस जो है व्यक्ति था वो कहाँ पे सबसे पहले आया था, अफ्रीका में। उसकी प्रजाति का नाम क्या था, नेग्रिड। तो आइए अब बात करते हैं मध्य पाषाण युग की। ये था 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। देखिए 10,000 ईसा पूर्व के आसपास बड़े बदलाव दिखाई देने लग गए थे, लेकिन लगता था कि मध्य पाषाण युग का आरंभ लगभग 9,000 ईसा पूर्व और 8,000 ईसा पूर्व में हिमयुग के साथ हुआ था और 4,000 ईसा पूर्व तक कुछ स्थानों पर जारी रहा था। अब देखिए ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पे डेट दे रखी है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 तक, पर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखे गए। ऐसा लगता है कि जो मध्य पाषाण युग था उसका आरंभ जो था वो 9,000 से या 8,000 से माना जाता था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10,000, पर इनका मानना ये है कि ऐसा लगता है कि 10,000 में नहीं हुआ था, ये 9,000 या 8,000 में हुआ था। ठीक है, जो 4,000 तक रहा था। अब देखिए कुछ बुक्स में 9,000 है, कुछ में 8,000 भी है, कुछ में 10,000 भी है, तो गलत कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि मान लीजिए कि भारत के किसी साउथ इंडिया में बात करें तो मान लीजिए कि वहाँ पे किसी समय में कोई खुदाई हुई तो वो तो वही डेट लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, दूसरी जगह पे मान लीजिए कुछ और कितने समय में हुई तो वहाँ पे वो डेट लिखेंगे। तो डेट सारी सही हैं, बस ये है कि जब जब खुदाई होती गई वो उस समय को ऐड करते गए। तो इसलिए जगह जगह की जो पब्लिकेशन है, जो जगह जगह की जो देखिए जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग डेट्स जो पाई जाती हैं। ठीक है, इस युग में जलवायु परिवर्तन ने जीव और मानव को नए क्षेत्रों में जाने को संभव बनाया। तब से जलवायु में बड़े बदलाव नहीं हुए। अब देखिए ऐसा था कि पहले क्या था, हिमयुग था, इंसान गुफाओं के अंदर रहता था, ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो बाहर नहीं आता था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हिमयुग यानी कि आइस एज ख़त्म होने लग गई और साथ में क्या था, गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लग गई, तो जिससे क्या था, इंसान गुफाओं से बाहर निकलने लगा तो और वो नए नए क्षेत्रों में जाने लग गया। ठीक है, अब देखिए उस समय क्या था कि जलवायु में बड़े परिवर्तन नहीं देखे गए। अब आप ये देखिए कि इस ज़माने में हम 4G के ज़माने में रह रहे हैं। आप देखिए कि उस समय का वो समय था जब कुछ भी तरक्की नहीं थी, जब बिल्कुल बेसिक से शुरुआत थी। ठीक है, कि तब वो माहौल कैसा होता होगा, आप ये सोच के देखना। ठीक है, जब कुछ भी नहीं था तो कितनी तरक्की की है। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण युग को कुछ कलाकृतियों के आकार में कमी और ज्यामितिक माइक्रोलिथ के उच्च अनुपात की उपस्थिति के साथ पुरातात्विक दृष्टिकोण से अच्छी तरह से स्थापित टूल प्रकारों के आकार में कमी की विशेषता है। अब देखिए मध्य पाषाण युग में क्या था, यहाँ पे क्या है कि कलाकृतियों के आकार में कमी। यहाँ पे क्या है, देखिए पहले क्या था, पूरा पाषाण युग में जो पत्थर के हथियार बनाए जाते थे वो रफ टूल से, यानी कि उनकी कोई शेप नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पर जब मध्य पाषाण युग आया, इंसान में थोड़ी सी वो दिमाग उसका विकसित होने लग गया, तो इसने हथियार छोटे बनाने शुरू कर दिए, उसको तीखा कर दिया। ठीक है, तो उसने काफ़ी शेप देने लग गया अपने औजारों को। पहले कोई शेप नहीं थी, अब वो शेप देने लग गया। माइक्रोलिथ का क्या मतलब है, माइक्रो मैंने होता है छोटा, लिथ मतलब होता है पत्थर, यानी कि छोटा पत्थर। पहली बार 1867 यानी कि 1867 में CL कलाइल द्वारा विंध्यन रॉक शेल्टर में खोजा गया। उस युग के चारित्रिक उपकरण हैं जिनमें पत्थर से बने नुकीले अर्धचक्राकार ब्लेड, स्क्रैपर्स आदि शामिल हैं। अब देखिए माइक्रोलिथ जो है वो छोटे छोटे पत्थर है। इसकी खोज पहली बार कब हुई थी, 1867 में। ठीक है, किसने की थी, CL कलाइल ने। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि माइक्रोलिथ यानी कि जो छोटा जो पत्थर है, ठीक है, उसकी खोज सबसे पहले मध्य पाषाण युग में किसने की थी। ठीक है, और कब की थी, 1867 में S कलाइल ने। ठीक है, इसमें क्या मिला था, इसमें मिला था जो पत्थर से बने जो हथियार थे वो नुकीले थे, अर्ध। तो बात करते हैं यहाँ पे जीवन शैली की। अब देखिए जीवन शैली उस समय के लोग कैसे रहते थे। देखिए मानव सामाजिक विकास के शिकार सभा खानाबदोश देहाती चरणों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि लोग शिकार और भोजन सभा पर रहते थे। बात के स्तर पर जानवर पालतू को भी पाल लिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले इंसान क्या था, शुरुआती चरण में वो
खाना बदोश यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो रहते थे, ठीक है। बाद में जिन जानवरों का वे शिकार करते थे फिर उन्होंने उन्हें पालना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस उम्र के लोगों ने 8000 ईसा पूर्व के रूप में अपने विशेष अनुकूलन को प्राप्त किया जो दोनों यूरोप और अफ्रीका के साथ मेल खाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 8000 ईसा पूर्व, जो यहाँ पे भारत में 8000 ईसा पूर्व का जो काल था वो अफ्रीका और यूरोप के साथ मेल खाता है। इस युग के अंतिम चरण में प्लेन खेती को देखा गया। पूरा पाषाण युग में लोगों की धार्मिक प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन मध्य पाषाण युग के साथ उनके बारे में पुरातात्विक जानकारी उपलब्ध हो जाती है। दफन और रॉक पेंटिंग हमें धार्मिक प्रथाओं के डेवलपमेंट के बारे में या विकास के बारे में विचार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जब पूरा पाषाण युग था वहाँ पे इंसान के धर्म के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं था, परंतु जब मध्य पाषाण युग आया तब क्या था, तब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलने लग गई उसकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में। क्योंकि देखिए जब उसने जब वो गुफाओं में रहता था तो उसने पेंटिंग्स की थी, ठीक है। पेंटिंग से साफ पता चलता है कि वो थोड़ी सी धार्मिक प्रथाओं में भी भाग लेने लग गया, जबकि पूरा